नमस्कार, मैं गिरजेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरजेश अकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो लगभग 30 क्वेश्चन है और उसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ये ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगस्त में होने वाली CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए हुए चित्र x एंड y के बीच प्रतिरोध की माप ज्ञात कीजिए। तो हमको देखना है कि x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसमें क्या है, मतलब 6 और 2 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। जिसको जानने के लिए सबसे पहले हम तरीके से देखेंगे कि यहाँ से हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और इस नोड पे आएंगे। नोड पे आने पे देखते हैं यहाँ पे 2 रास्ता मिलता है, एक इधर का एक इधर का। जब करंट की बंटवारा अगर 2 रास्ते में हो जाए तो जहाँ हम लोग जान जाते हैं कि ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में। बट यहाँ से 6 ओम से आए और 2 ओम में आए, तो देखो 6 ओम और 2 ओम में इसमें करंट का मान सेम है, अर्थात 6 और 2 ओम जो रेजिस्टेंस है वो किसमें है, ये दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 8 ओम आएगा। कितना? 8 ओम। अब देखेंगे जो 8 ओम है और 24 ओम है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में फाइंड करने के लिए एक हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। एक होता है R1 × R2 अपान R1 प्लस R2। तो हम लोग इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। अब हम इस पर इस वैल्यू को रखेंगे तो 8 × 24 अपान इसको हम लोग दोनों को क्या करेंगे, R1 प्लस R2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32। 8 चौक को 32, 6 चौक को 24, 6। अब देखेंगे ये 6 ओम आया। इतने को पूरे को सॉल्व करने के बाद इसका मान आया 6 ओम। अब ये 6 ओम यहाँ से हम लोग लगा देंगे तो ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों किस में है, पैरेलल में। 6 ओम दोनों पैरेलल में है। जब दोनों सेम मान का रेजिस्टेंस हो और पैरेलल में हो तो जितना रेजिस्टेंस होता है उतने मान से हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो 6 मान का कितना रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस, तो इसमें किससे भाग कर देंगे, 6 में 2 से भाग कर देंगे तो आएगा कितना, 3। अर्थात हम लोग देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु। बस बार हम लोग सबसे पहले बस बार जानेंगे। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल में जब ऑपरेट कराते हैं, या बहुत सारे जनरेटर को, जिसको हम लोग अगर AC है तो उसमें अल्टरनेटर बोलते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटर को जब पैरेलल में ऑपरेट कराते हैं तो उनकी सारी वोल्टेज को एक लाइन में ला करके कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बस बार A है, एक बस बार A है, दोनों से जो वोल्टेज जनरेट हुआ इस लाइन से लाकर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग इसी लाइन को बोलते हैं बस बार। क्या बोलते हैं, बस बार। ठीक, तो यही पूछा है कि बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है। मतलब ये जो हम लोग तार वायर जो यूज बनाते हैं ये किस मेटल का बना होता है। तो हम लोग देखेंगे एक स्पेशल प्रकार की मेटल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कठोर खींचा हुआ तांबा। क्या होता है, कठोर खींचा हुआ तांबा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। क्या बोलते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कोई हथौड़ा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, डबल फेस हैमर, स्लेज हथौड़ा, मैलेट होता है। तो मैलेट को जनरली हम लोग जो लोहे के चादर होते हैं उन चादर को अगर इधर उधर है तो उसको टेढ़ा बड़ा है तो उसको सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग करते हैं। मैलेट एक हथौड़ा होता है जो लकड़ी से बनाया जाता है। बहुत सारी लकड़ी होते हैं, उनके प्रकार में जो हार्ड लकड़ी होते हैं, जैसे शीशम हुआ, सागौन हुआ, इन सब पेड़ों के हम लोग मैलेट का बनाते हैं, ये मैलेट वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पूछा है कि चिन्ह रहित, मतलब चोट मारने पर, हैमरिंग करने पर उसमें कोई चिन्ह न हो तो किस प्रकार के हम लोग मैलेट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे मैलेट का। क्यों, क्योंकि ये लकड़ी का होता है, हल्का होता है और इसे हम लोग चोट करने पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। तो अर्थात दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, इसमें हम लोग देखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, R बराबर होता है ρ × L/A। इस फार्मूले को हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस का मान
रो रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में, इस पर निर्भर कर रहा है और यल पे निर्भर करता है। अर्थात यल का मान अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा, और अगर ए का मान बढ़ाएंगे अर्थात एरिया बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, अर्थात चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब उसकी चालक की लंबाई को हम लोग बढ़ा देंगे। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। तब भी हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया है। लंबाई भी बढ़ाएंगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो यूनिवर्सली है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात हम लोग ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी गलत है। अभी तक हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही सही आया है। और डी ऑप्शन दिया उसकी लंबाई घटा दी जाए। जब लंबाई घटाएंगे तो आर का मान भी घट जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर। कैसा स्टेट बनेगा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ I5 धारा का मान होगा। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि किस नियम से लगेगा। तो हम लोग जानते हैं किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दो तरह के नियम होता है। जो एक किरचॉफ करंट लॉ है, हम आप लोगों को हल्के से रिवाइज करा देते हैं। जो KCL जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अर्थात इसको बोलते हैं संध की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या इस तरह बोल सकते हैं, संध की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग तथा संध से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग आपस में बराबर होते हैं। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे संध की ओर कौन कौन सी करंट आ रहा है उसको लिख लेते हैं। तो दो एम्पियर का करंट, फिर उसके बाद 3 एम्पियर का करंट, फिर उसके बाद 10 एम्पियर का करंट। अब संध से दूर कौन कौन से जा रहा है, बराबर I5 + 4। तो इसमें देखेंगे, इसको जोड़ देंगे हम लोग तो 10 और 5 15 आ जाएगा, और I5 + 4। I5 का मान जब निकालेंगे तो 15 में से 4 घटा देंगे, 11 बच जाएगा। अर्थात इसमें जो करंट फ्लो होगी वो 11 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मान कम आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कम आएगा। जब रेजिस्टेंस का मान कम आएगा तो इनका हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो एक रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट और ये आर दोनों किस में है, सीरीज में। तो हम लोग देखें कि इसमें रेजिस्टेंस का जब मान घट गया तो इसमें होने वाली जो ड्रॉप होगी, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम होगा। जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो जाहिर सी बात है जो इसके जो आर के सिरे पे जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, जो आर के सिरे पे जो वोल्टेज होगा ये बढ़ जाएगा। अर्थात स्विच को बंद करने पर वोल्टमीटर के संकेत में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित कि तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये R1 10 ओम दिया है, R2 5 ओम दिया है और R3 2 ओम दिया है। तो हम लोग देखेंगे तीनों जो रेजिस्टेंस लगा है वो किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें हम लोग देखेंगे 1/10 + 1/5 + 1/2। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक मेथड हम लोग जान लें कि इन सभी को अगर हर को हम लोग आपस में बराबर कर दें तो बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्यूशन करने पे। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 5 से गुणा कर दें, अर्थात 1/10 प्लस इसमें 2 से गुणा करें आंसर हर में तो 2 और नीचे कितना आएगा 5 दूना 10 प्लस। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि प्लस है और इसमें अगर हम ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 5 में 10 नीचे होगा। इसमें हम लोग देख लिए कि जो ये 10 हो गया, अर्थात 1/R = 1/10 + 1/2 + 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 + 10। अब ये 10 हो गया, अर्थात 1/R = ये 10 हो जाएगा सेम LCM। और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 5 4 9 1 10 और 10/10। तो R इसको निकालेंगे तो 10/10 हो जाएगा, 10 × 10 1, अर्थात इसका R इक्विवेलेंट टोटल 1 ओम आएगा। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण कौन सा पदार्थ होता है। मतलब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, अल्फा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। इस फार्मूले से हम लोग जो ये है पूछ रहा है कि जो अल्फा नॉट होता है वो ऋणात्मक कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो हम लोग जानते हैं जो यदि सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है तो इनके लिए जो तापमान गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है, और जो मेटल होता है उसके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें हम लोग देखेंगे ऋणात्मक है। कापर क्या है, तो कापर एक प्रकार के मेटल है। एल्युमिनियम क्या है, एक प्रकार का मेटल है। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्रित मेटल है, मतलब एलाय इसको जिसको हम लोग बोलते हैं। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे माइका, ऑप्शन नंबर जो जी है वो माइका है, और ये माइका इंसुलेटर होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं इंसुलेटर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा डी ऑप्शन, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध के कलर बैंड में भूरे रंग की सहनशीलता मान होता है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भूरे रंग की सहनशीलता टॉलरेंस बताना है। तो एक हम लोग ट्रिक जानते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बी राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर और नो कलर होता है। तो हम लोग देखते हैं, इसको 0 लिखते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो ये जो होता है ये प्रथम बैंड के लिए होता है। जैसे हम लोग R बराबर ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी इस फॉर्म में अगर लिखें, यहाँ पर हम लोग फिर देख लेते हैं, एक मान होता है R बराबर, इसको हम लिखते हैं ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी से इसमें हम लोग ये पहले बैंड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे बैंड को, तीसरे बैंड को C रिप्रेजेंट करेगा, चौथा जो बैंड होता है वो D जो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस फार्मूले को कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक फार्मूला हम पढ़ते हैं कि बी राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसमें हम लोग देखते हैं टॉलरेंस लिखते हैं, इसका टॉलरेंस 0 होता है, इसका 1%, इसका 2%, इसका 3%, इसका 4%, और डाटा डिफॉल्ट पे फिर इसका भी परसेंटेज होता है। तो इसमें पूछा है कि किसका मान होगा कलर भूरे रंग का। तो ये होता है ब्लैक, ये होता है ब्राउन। तो भूरे रंग में 1 है, अर्थात इसका जो टॉलरेंस होगा वो +-1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टेस्ला बराबर होता है, टेस्ला हम लोग जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की जो होती है वो मात्रक होता है, अर्थात B बराबर होता है 5/A। इस मात्रक होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो B से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक ये फ्लक्स होता है और ये एरिया होता है। तो फ्लक्स का मात्रक हम लोग जानते हैं वेबर होता है, WB से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, अर्थात वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक पूरे चक्कर लगाने में ये टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड और एक फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है, हम लोग जानते हैं T = 1/f होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो F = क्या जाएगा 1/T। तो T का मान दे दिया ऑलरेडी, कितना 0.1 सेकेंड, अर्थात 1/0.1। उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। अर्थात कैसे 10 आएगा, यहाँ पे हम 10 से गुणा कर दें और ऊपर 10 से गुणा कर दें, तो इससे 10 गुणा करेंगे तो इसमें 10 से गुणा करने के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नीचे ऊपर 10 बच जाएगा, अर्थात राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 पिकोफैरेड का मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनके कुल प्रतिरोध होगा। इसमें हम लोग देखते हैं जो 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र है और किसमें है, श्रेणी में है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 2, एक पहला कैपेसिटर फिर श्रेणी में कनेक्ट है दूसरा कैपेसिटर,
इनका हम लोग पूछा है कुल धारिता क्या होगी, आर इक्वलेंट सी इक्वलेंट पूछा है। ठीक, तो सी इक्वलेंट निकालने के लिए इसको हम लोग मानते हैं C1, इसको मानते हैं C2। जस्ट रेजिस्टेंस का विपरीत होता है, जब ये सीरीज में हो और सी इक्वलेंट निकाला हो तो इसके लिए C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 होता है। इसमें देखेंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 है, तो ये 4 गुणे 4 और नीचे हो जाएगा 4 4 8, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 अर्थात 2 पिकोफैरेड इसका राइट आंसर होगा। तो और भी इसमें हम लोग कुछ जान लेते हैं। 1 पिकोफैरेड बराबर 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻12 होता है, 12 फैरेड होती है। इसको भी हम लोग कहीं कॉपी में नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? हम लोग जानते हैं जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस के लिए जो पावर फैक्टर का मान होता है वो यूनिटी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है उसमें वोल्टेज और करंट जो फेज एंगल होता है वो सेम होता है, लगभग 0 डिग्री होता है। और cos 0 का मान कितना होता है? 1, अर्थात किसी शुद्ध प्रतिरोध का जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए कुल प्रतिरोध का कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हमको CT इक्विवेलेंट ज्ञात करनी है, CT इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे C1 C2 C3 ये किस में है? सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में लगा हुआ है तो हम लोग जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का नियम लगाते हैं, तो इसमें देखेंगे समान मान का 3 कैपेसिटेंस है और तीनों सेम वैल्यू का है, तो जितने कैपेसिटेंस सेम वैल्यू के होते हैं उतने से भाग दे देते हैं। तो 30 है ये, और कितने कैपेसिटेंस है? तो 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, 10 आ गया। फिर इसमें देखेंगे C4 और C5 भी किस में है? ये भी किस में है? सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों सेम मान का है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 20 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 और ये 10, इसका 10 है इक्विवेलेंट, इसका 10 है इक्विवेलेंट, ये दोनों किस में है? समांतर में। जब समांतर में तो सीधे जोड़ लेते हैं, रेजिस्टेंस का जस्ट विपरीत होता है, तो 10 10 20, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RLC सीरीज परिपथ में परिणामी प्रतिघात क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें RLC सर्किट, RLC इसके बोलते हैं जिसमें 3 हो, रेजिस्टेंस हो, फिर इंडक्टेंस हो और फिर कैपेसिटेंस हो। ये इस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं RLC। ये R होता है, L होता है, C होता है। तो इसमें पूछा है कि जो प्रतिघात का मतलब रिएक्टेंस, रिजल्टेंट रिएक्शन का मान पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले ये नहीं जानते हैं कि किसका मान अधिक है, इंडक्टेंस का मान अधिक है या कैपेसिटेंस का मान अधिक है। तो इसमें हम लोग XL इंटू माइनस XC, ये सीन ये रिप्रेजेंट करता है, यदि XL का मान अधिक है तो ये पहले होगा और XC का मान है तो ये पहले होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाटमीटर से प्राप्त पाठ्यांक से tan थीटा बराबर क्या होता है? ये फार्मूला है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। tan थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2 होता है। ये फार्मूला हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो √3 W2 माइनस W1 अपान W1 प्लस W2। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें W1 माइनस W2 लिखें या W2 माइनस W1 लिखें, दोनों सही होता है। इसीलिए इसमें हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो चालक की जो हम लोग साइज नापते हैं वो SWG से नापते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SWG स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर और गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज होते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन विधि में निक्षेपण द्रव्यमान की गणना करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी फैराडे का नियम है, 2 नियम होता है विद्युत अपघटन का नियम। हम लोग
विद्युत चुम्बकीय की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम पढ़ेंगे। जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, एम बराबर होता है ZI/T, ये प्रथम नियम होता है। अब इसको हम लोग डिटेल से बताएंगे, नहीं डिटेल से थियरी में बताए जाएंगे कि एम बराबर ZI/T। तो एम क्या है, द्रव्यमान है जो निक्षेपित द्रव्यमान होता है, जे तुल्यांक होता है और आई करंट होती है, टी टाइम होता है, अर्थात एम बराबर J/I/T। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्वितीयक सेल की दक्षता इकाई क्या होती है। कोई भी सेल हो जिसकी जो इकाई होती है वो होता है एम्पियर आवर, तो हम लोग इसमें देखेंगे एम्पियर आवर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का। बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र किस लिए बनाए जाते हैं। जो बैटरी होता है उसमें हम लोग जो वेंट होता है, जो प्लग बोलते हैं, उसका हम लोग बहुत तरह से प्रयोग कर देते हैं। क्या होता है, गैस बाहर निकालने है तो बिल्कुल गैस का भी बाहर निकाल सकते हैं, सुंदरता के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बैटरी की सुरक्षा और गैस बाहर निकालने के लिए, इसमें क्या होता है, बैटरी की सुरक्षा का और गैस निकालने के लिए ही प्रयोग करते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस, जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में गैसें निकलती हैं। बिल्कुल जो कथन 1 दिया है वो राइट आंसर हो। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसमें एक प्रकार की गैसें निकलती हैं जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कथन सेकंड देखेंगे, चार्जिंग के समय निकिल सेल में से किस प्रकार की गैसें निकलती हैं। निकिल आयरन में हम लोग जानते हैं किसी प्रकार की गैसें नहीं निकलती हैं, अर्थात ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है। तो इसमें देखेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला दिया है कथन 1 सत्य है, बिल्कुल सही है। कथन 2 सत्य हैं। तीसरा दिया है कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, और ये है कथन डी सही है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। इसमें कहा है कि चार्जिंग के समय निकिल सेल में से किसी प्रकार की गैस निकलती है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि जो निकिल आयरन जो सेल होती है उसमें किसी प्रकार की गैस ही नहीं रिलीज होती है, अर्थात कथन नंबर 1 कथन नंबर 2 राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नियमों के अनुसार किसी भी तार के स्थापन के समय करंट रिसाव अधिक से अधिक होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कोई भी जब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कोई भी तार स्थापन करते हैं, कोई भी वायरिंग करते हैं, तो उस समय एक लीकेज करंट का एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए। उस लीकेज करंट का निश्चित वैल्यू क्या होता है कि जो रेटेड करंट होती है, रेटेड फुल लोड जो करंट होता है उसका 1/5000। जैसे मान लेते हैं अगर रेटेड करंट का मान 5 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर, तो रेटेड करंट एम्पियर का 5 बटा होता है, तो 5 से 5 कैंटी 1000 अर्थात 0.001 आएगा। मतलब लीकेज करंट का मान बहुत ही कम होना चाहिए, अर्थात IE के अनुसार, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो फुल लोड का करंट होगा 105 1/5000 हवा भाग होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। निम्न चित्र में दर्शाए विद्युत वायरिंग के संकेत क्या हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे संकेत क्या है, तो हम लोग इस संकेत जो रिप्रेजेंट इसमें किया गया है वो संकेत है सर्किट ब्रेकर का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में से अधिक लोड संयोजित नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोग ये नहीं बताया गया है कि ये लाइट फैन सर्किट के लिए या पावर सॉकेट के लिए है। यदि हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो इसमें जो दिया है 800 वाट दिया है और 400 वाट दिया है और 600 वाट दिया है और 1000 वाट दिया है। तो हम लोग इसे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो इसमें 800 वाट राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये बात जो कर रहा है ये लाइट फैन सर्किट के लिए, और लाइट फैन सर्किट के लिए 800 वाट होना चाहिए, और जो मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए वो 10 पॉइंट होना चाहिए, 10 बिंदु से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पावर जो होना चाहिए 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में से अधिक उपयोगी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पहले आप लोग को इस क्वेश्चन में बताए हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो लाइट फैन सर्किट होता है उसे मैक्सिमम जो पावर होती है वो 800 वाट होता है,
और जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो 10 होता है। 10 पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी जो पृथ्वी है इसको हम लोग कोई भी वोल्टेज देते हैं अपने अंदर समाहित कर लेता है, अर्थात उसका जो मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। अर्थात इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मान होता है अर्थ का, वो हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है। जो इलेक्ट्रोड हम लोग अर्थिंग के रूप में जो यूज करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है। घर के लिए लगभग 1 ओम होता है, बड़े पावर स्टेशन के लिए 0.5 होता है और भी इसकी मान होती है। इसलिए इसका रेजिस्टेंस का मान इसलिए कम रखते हैं क्योंकि जो लीकेज करंट होता है वो आसानी से पृथ्वी में ग्राउंड हो जाए, अर्थात लीकेज करंट का मान ग्राउंड हो जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।